अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा से मौजूद हैं। और स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ डज़ अ रिएक्शन टेक प्लेस। जिस तरह हमने पहले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में भी देखा, अब हमने देखना है किस तरह से केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होता है, उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो इसके लिए कंसीडर करते हैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है A2 + B2 एरो 2AB। यानी स्टूडेंट्स, एक तरफ रिएक्टेंट से A एंड B2 जो हैं वो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और 2AB क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। कंसीडर करें कि आपने एक चाय बनानी है, तो आप चीनी, पत्ती, दूध उसको ले के मिक्स करके जितनी देर मर्ज़ी बैठे रहें, चाय नहीं बनेगी। चाय उस वक्त बनेगी जब आप इस सारी रिएक्टेंट्स को हीट प्रोवाइड करेंगे। जब उसको हीटअप करेंगे तो आपके पास जो है प्रोडक्ट चाय अवेलेबल हो जाएगी। अब होता क्या है, रिएक्टेंट्स जो हैं जैसे ही उनको हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो जो हैं आपस में कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। दे कोलाइड विद ईच अदर, दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और इसी तरह से फिर प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। अब एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन जो है वो देखते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया A2 + B2 जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं जो बनाएंगे प्रोडक्ट्स 2AB। अब जब भी कोई रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्शन करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखें वो एकदम से प्रोडक्ट्स नहीं बना देते, बल्कि उनके दरमियान में एक स्टेट आती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट स्टेट है, उसके बाद वो जाके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फ़र्ज़ करें A2 + B2 रिएक्शन के लिए ये ट्रांजिशन स्टेट है, जिसमें दोनों A जो हैं रिएक्टेंट्स उनको डॉटेड लाइन से ज़ाहिर किया गया है। अब A जो है वो दूसरे A अपने मॉलिक्यूल्स जो एटम्स हैं उनके साथ भी जुड़ा हुआ है और B के साथ भी, यानी अपने मॉलिक्यूल्स के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और B के साथ भी कर रहा है। दे कम क्लोज़र। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सबसे पहले क्लोज आते हैं, उसके बाद कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, टकरा के फिर रिएक्टेंट्स बनाते हैं या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन देयर एनर्जी, कि उनकी एनर्जी ज़्यादा है या कम है, उसी हिसाब से वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं। ट्रांजिशन स्टेट को समझें A2 + B2। अब ये A के साथ भी ये बॉन्ड कर रहा है और फिर उसके बाद AB का ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा A के साथ और फिर बन जाएगा AB + AB। इस तरह से अब इसको हमने एक ग्राफ की सूरत में भी देखना है। ट्रांजिशन स्टेट को ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स, रिएक्शन प्रोग्रेस विद टाइम और एनर्जी, यानी रिएक्शन की प्रोग्रेस टाइम के साथ साथ क्या है और एनर्जी लेवल क्या है। अब ये रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। अब इनकी ये ट्रांजिशन स्टेट है एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन स्टेट्स पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई है। सो ये ट्रांजिशन स्टेट्स दिखाई जा रही हैं आपको। अब यहाँ पे इनकी एनर्जी का लेवल बहुत हाई है, उसके बाद इन्होंने जो है वो चेंज होना है किसमें, प्रोडक्ट्स में। अब फ़र्ज़ करें ये कंटेनर है, इसके अंदर AB मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। हाइपोथेटिकल जो हमने प्रेजेंटेशन की है ये आपकी कन्वीनियंस के लिए, अगर ये कप में या एक कंटेनर के अंदर है, दो मॉलिक्यूल्स हैं, टुगेदर हैं, ये देखें आपस में भी टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, और ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये जिस कंटेनर में है, बीकर में है या कप ग्लास में मौजूद है, उसके साथ भी टकरा रहे, आपस में भी इनका मोशन है और उस कंटेनर के साथ भी है। तो जिस तरह से ये कोलाइड करते हैं, टकराते हैं स्टूडेंट्स, और आपने पढ़ा है, आपने सुना है, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, द एनर्जी इन द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर इन मोशन। हर हरकत करता हुआ जो जिस्म है, चाहे वो ट्रेन है, चाहे गाड़ी है, चाहे वो कोई मॉलिक्यूल है, हरकत करने से उसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह मॉलिक्यूल्स को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करते करते उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो फास्ट होती है, पहले स्लो, फिर इंटरमीडिएट, फिर फास्ट, फिर बहुत फास्ट हो जाती है। उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है, उनके कोलिजन्स इंक्रीज़ करते हैं और फिर जाके वो प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो मेजॉरिटी जो मॉलिक्यूल्स हैं उस कंटेनर के अंदर उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो एवरेज है। ना वो बहुत फास्ट हैं और ना वो बहुत स्लो हैं, उसको हम कहते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है।
कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, जो बहुत स्लो मूव कर रहे हैं, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आप देखेंगे कंटेनर में, अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कुछ बहुत जल्दी से फास्टली मूव कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। सो काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से भी उनको हमने अरेंज कर लिया है। सम मेजॉरिटी जो हैं उनका हमने कहा है एवरेज है, कुछ की बहुत स्लो है, जो स्लो मूव करेंगे उस कंटेनर में, और जो तीसरे नंबर पे आते हैं, दीज आर कॉल्ड वेरी एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, जो बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रहे हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो इसी हिसाब से अब हम आगे चलते हैं इनकी ट्रांजिशन स्टेट को लेकर। दो तरह के रिएक्शंस जो हैं वो हमारी बुक में दिखाए गए हैं। नंबर 1 है स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और उसका एक ग्राफ बनाया गया है जिसको हमने कीनली ऑब्जर्व करना है और समझना है। एक ग्राफ है जी एंडोथर्मिक रिएक्शन का। सो ये दो ग्राफ्स हैं, किस किस के दरमियान है, एनर्जी, पाथ ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें भी क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हम पहले भी देख चुके हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी जो है वो इवॉल्व होगी या रिलीज्ड होगी। ये रिएक्टेंट्स हैं स्टूडेंट्स, और ये जो है ये कौन सी स्टेट आ गई, ट्रांजिशन स्टेट। जो हाईएस्ट पीक पे होते हैं, हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन स्टेट है, उसके बाद ये चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखेंगे ये रिएक्टेंट्स, ये ट्रांजिशन स्टेट और ये प्रोडक्ट्स। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इनका फासला है ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। एंड व्हाट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, इसको हम लिखते हैं EA से, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब उसके बाद अगर आप गौर करें इस ग्राफ पे, ये प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद इतना सा जो फासला है ये रह जाता है प्रोडक्ट्स का, ये तय करने का, इसको हम कहते हैं डेल्टा H। और अगर आपको याद हो तो डेल्टा H हमने कहा था एंथैल्पी ऑफ एनर्जी को। और फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टूडेंट्स याद रखें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि हमने कहा था इसमें हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, और इसमें हमने देखना है कि हीट जो है वो रिएक्टेंट्स की ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट्स की क्या है, कम है। तो उसको हम लिखेंगे H रिएक्टेंट्स, और ये आपने साइन लगाना है, और H जो है वो प्रोडक्ट्स। यानी रिएक्टेंट्स की हीट हमेशा ज़्यादा होगी किससे, प्रोडक्ट से। ये इतना जो रिएक्शन जा रहा है ऊपर एक्टिवेशन एनर्जी का, ये रिएक्टेंट्स की जो ज़्यादा एनर्जी है उसको जाहिर कर रहा है। इसमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी हाईएस्ट लेवल पे है। सो ये था एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पाथ। अब हम चलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ। इसमें भी देखें एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी ये रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है, प्रोडक्ट्स है, और ये जो है इनका ट्रांजिशन स्टेट, हाईएस्ट जो स्टेट है। अब इसमें ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है उससे इसका जो कर्व है वो ऊपर जाता है, और उसके बाद अगर देखें तो ये डेल्टा H जो है प्रोडक्ट्स के बाद जो डेल्टा H जो है इतना फासला आ रहा है, और डेल्टा H हमने कहा था एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन है, एनर्जी जो है वो रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड होगी, तो और इसका साइन है जी पॉजिटिव वंस, क्योंकि इसमें हीट क्या होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एब्जॉर्ब होगी, और इसमें जो एनर्जी लेवल है वो प्रोडक्ट्स का हाई है और रिएक्टेंट्स का कम है। तो ये इनका एनर्जी लेवल डेल्टा H से भी देख सकते हैं इनका ज़्यादा है, और जबकि हमने एक्सोथर्मिक में देखा था तो रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल जो है वो ज़्यादा था हीट का। अब इसको भी डेल्टा H साइन हमने कहा था एंडोथर्मिक में, इसको पॉजिटिव से जाहिर करेंगे, और ये था एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स एक और इफ़ेक्ट हमने पढ़ना है जो कि है इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब एनर्जी लेवल और उसके पाथ पे कैटलिस्ट कैसे रिएक्ट करता है। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट, ये प्रोडक्ट। अब ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये विदाउट कैटलिस्ट है। विदाउट कैटलिस्ट कोई भी रिएक्शन प्रोसीड होने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए है, और ये जो कर्व आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ विद कैटलिस्ट। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को अगर हम विदाउट कैटलिस्ट मूव करते हैं तो उसके लिए एनर्जी जो है उसको देखें कितनी ज़्यादा लगेगी, और अगर विद कैटलिस्ट करते हैं तो कितनी कम लगेगी, इनका एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा। कैटलिस्ट है क्या, इसके बारे में इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। अ कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन without undergoing any permanent chemical change.
कैटलिस्ट वो है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड को ज़्यादा कर देता है और ये खुद चेंज नहीं होता। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू। अगर हम कोई भी रिएक्शन कैटलिस्ट के साथ करेंगे तो उसकी जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगी और इसके नतीजे में होगा क्या कि रिएक्शंस जो है वो चेंज भी नहीं होगा। अगर हम देखें डिफरेंट किस्म के कैटलिस्ट हैं, निकल जो है Ni, निकल ये कैटलिस्ट है जो कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वनस्पति घी में मौजूद होता है और इससे हम उस रिएक्शन को फास्ट कर सकते हैं। फिर आ जाता है जी प्लैटिनम, Pt। प्लैटिनम एक कैटलिस्ट है स्टूडेंट्स जो कि प्रोडक्शन ऑफ H2SO4 में इस्तेमाल होता है। ठीक है, निकल जो है वो वनस्पति घी के हाइड्रोजनेशन में, प्लैटिनम जो है प्रोडक्शन ऑफ H2SO4 में। फिर है जी क्लोरीन। क्लोरीन एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। ओजोन गैस को ब्रेक डाउन करना हो तो हम क्लोरीन कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे और ये जितने भी कैटलिस्ट हैं जो रिएक्शंस होते हैं ये फास्ट कर देंगे, इसकी स्पीड को ज़्यादा कर देंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, और ये खुद अनचेंज्ड रहेंगे। और ये इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं ये आपने अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। हाउ डज अ रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो आपने ट्रांजिशन स्टेट को बताना है, इनकी काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करना है, फिर इन ग्राफ्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट जो है उसको बताना है। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।